अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुशामदीद ले जनाब पै गया जे फड्डा ते पैंदी सट्टे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फंसा लिया जय सिंह और उसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत से एक अहम तरीन मुतालबा कर दिया है, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने आगाज से ही मुतनाज़ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला ने भी इस बात का इजहार कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अगर जब पीपल्स पार्टी की तरफ से आईनी बेंच के क़याम के ऊपर या आईनी बेंच की वर्किंग के ऊपर तो किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया गया, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाला ये जो फड्डा है ये जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से है और जुडिशल कमीशन की तश्कील में हिस्से की लड़ाई है जो इस वक्त पड़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से दो अरकान ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तहत इस वक्त जुडिशल कमीशन में मौजूद हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब की शक्ल में उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री पार्टीज के अंदर दो दो नशिस्तों की तकसीम होनी है, तो वो दो नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है और दो नशिस्तें अपोजिशन जमातों को दी जाएंगी, चाहे वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो JUI हो, या जिस भी तरीके से अपोजिशन अपने नामों पर इत्तफाक करे उसकी रिप्रेजेंटेशन यहां पर होगी। पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि मुस्लिम लीग नून को ये जो दो सीटें आ रही हैं ये जो जुडिशल कमीशन में, इसमें उनका कोई हक नहीं है। और इस हवाले से दिलचस्प सिचुएशन उस वक्त पैदा होती है जब पीपल्स पार्टी की तरफ से दो नाम सामने आते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसमें से एक नाम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, जबकि दूसरा नाम जनाब फारूक H नाइक का है जो कि एक मारूफ वकील है। जबकि हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी दो नाम सामने आ जाते हैं। उसमें से एक नाम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, जबकि दूसरा नाम सेनेट में मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब उनका है। और ये जो दोनों नाम हैं, इन दोनों नामों के हवाले से ये बात सामने आती है कि ये दोनों नाम जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से अहम तरीन जराए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इरफान सिद्दीकी साहब के नाम के ऊपर ना सिर्फ शदीद तरीन एतराजात किए हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह मानना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जो मुस्लिम लीग नून के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, उस अंडरस्टैंडिंग के तहत पीपल्स पार्टी के ही दो अरकान हैं जिसने जुडिशल कमीशन के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से यह मुमकिन नहीं है कि तीसरे मेंबर को इसके अंदर शामिल किया जाए। अब यह जो तनाज़ा है ये ना सिर्फ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इस तनाज़े के तहत मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो जरा थोड़ी सी ऑकवर्ड होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके साथ साथ इस जुडिशल कमीशन के अंदर एक और नुमाइंदगी भी होनी है और ये नुमाइंदगी जो है ये गैर मुस्लिम या खातून रुकन की होनी है। और इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये जो नुमाइंदगी होगी ये स्पीकर नेशनल असेंबली करेंगे या ये जो है हुकूमत करेगी, क्योंकि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली इसकी रिप्रेजेंटेशन के तहत गैर मुस्लिम या खातून रुकन का तकर्रुर करते हैं तो ये सवाल भी मौजूद होगा कि क्या वो अपनी पार्टी वाबस्तगी के तहत इस खातून की तकर्री करते हैं या पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर करते हैं। क्योंकि अगर ये पार्टी वाबस्तगी के तहत मुस्लिम लीग नून के ही किसी अकलियती मेंबर या खातून रुकन का तकर्रुर करते हैं तो फिर इस फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद हो जाएगी 4, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल, जिसके अंदर वजीर कानून इरफान सिद्दीकी साहब और ये खातून रुकन हो जाएंगे। और 4 अरकान की मौजूदगी के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के हक में ये जो पेंडुलम है ये हरकत करता रहेगा। जबकि अगर पीपल्स पार्टी इसके अंदर शामिल होगी तो फिर ये जो पेंडुलम है ये इसकी हरकत जरा थोड़ी सी ना सिर्फ महदूद हो जाएगी, बल्कि पीपल्स पार्टी के 2 वोटों के नतीजे में हुकूमत के लिए अपनी मनमानी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस हवाले से जो सूरत हाल है वो जरा मुझे ना सिर्फ संगीन होती हुई नजर आ रही है, बल्कि इस बात के इम्कानात भी पैदा होते चले जा रहे हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अकोमोडेट करने के लिए
पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त के हकीकी ये जो हमारे जज साहिबान मौजूद हैं उनके साथ मिलके ये जो एक नई एक सूरत हाल है उसको पैदा कर सकती है, ताकि जनाब मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम की तैयारी के मौके पर बारहा इस बात का ऐलान किया था कि मंसूर अली शाह साहब ही नए चीफ जस्टिस होंगे। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर इस बात को किसी न किसी तरीके से काउंटर करने की ख्वाहिश रखेगी कि जनाब ये जो अदालत के अंदर इस वक्त ताकत का तवाज़ुन है ये ना सिर्फ बरकरार है बल्कि एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जहां पर हर कोई एक विन विन सिचुएशन को क्लेम कर सके, और इसके लिए मंसूर अली शाह साहब को अकोमोडेट करना जरूरी है। जबकि हुकूमत का यह मानना है कि मंसूर अली शाह साहब को इस मौके पर यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इससे उनको दूर रखा जाना चाहिए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होना चाहिए। और इसके लिए हुक्मरान इत्तेहाद या हुक्मरान जमात ना सिर्फ लॉबिंग कर रही है बल्कि उसका यह मानना है कि वो निहायत आसानी के साथ जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबरा मुकम्मल कर लेगी अगर ये जो दो अरकान हैं इनमें से एक रुकन यानी इरफान सिद्दीकी साहब इस जुडिशियल कमीशन के अंदर शामिल हो जाए। लिहाजा ये खेल जो है ये अब एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से जो मुख्तलिफ आईनी माहिरीन हैं जिनमें अहम तरीन वकला शामिल हैं उनका यह मानना है कि जो मुकदमात अब यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद दायर किए जाएंगे वही मुकदमात महज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनके पास जाएंगे, या वो मुकदमात जो अभी तक जेरे समात हैं उनका कोई फैसला नहीं हो सका वो मुकदमात जो हैं वो आईनी बेंचेस के अंदर जाएंगे। अलबत्ता वो तमाम मुकदमात जिनका फैसला हो चुका है और वो नजर सानी या अपील के मरहले में है उनके लिए या उन केसेस को किसी भी सूरत इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर नहीं भेजा जाएगा। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जिन्होंने ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसके अंदर नुमाइंदगी की थी ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी तरफ से, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद भी मखसूस नशिस्तों का केस 13 रुकनी बेंच के सामने लगेगा, क्योंकि ये बात मुमकिन नहीं है कि 13 जजेस के फैसले को 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ओवरराइट कर दे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद भी यह मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जज साहिबान को किसी भी हवाले से आईनी सवालात का जवाब देने से रोका जा सके। अगर कोई मुकदमा किसी बेंच के सामने आता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बल्कि रूटीन का बेंच होता है और उस बेंच के अंदर किसी भी मामले पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा हो जाता है तो वो बेंच भी इम्पावर है उस आईनी सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर हर एक मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने अपने कोर्ट रूम्स में बैठकर मक्खियां मारेंगे और किसी भी तरीके से ये वाला जो असूल इस वक्त सामने आ रहा है ये डिवीजन ऑफ पावर के बिल्कुल मुतसादम है। लिहाजा इस तरह का कोई भी इम्कान नजर नहीं आ रहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं इसके अंदर जो ये वाली जो सिचुएशन है ये आगे बढ़ सके। अलबत्ता ये जो खींचातानी है ये हमें ज्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। अभी रिसेंटली कल जनाब याहिया अफरीदी साहब ने जो कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने एक मर्तबा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अदालती इस्लाहात की कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ये वही कमेटी है जिसकी सरबराही से जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब को हटाया था और याहिया अफरीदी साहब की तरफ से जनाब मंसूर अली शाह साहब को इस अहम तरीन कमेटी जिसमें अदालती इस्लाहात के हवाले से फैसले लिए जाने हैं कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, उसमें जनाब मंसूर अली शाह साहब की दोबारा एंट्री यही इस बात की तरफ इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में याहिया अफरीदी साहब का सबसे बड़ा सहारा या उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। और यह सूरत हाल भी हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर जो है वो बेहतर नहीं है और उनका ये मानना है कि इस हवाले से
ہمارے لیے جو خراب حالات ہیں وہ نہ صرف بڑھیں گے بلکہ اس کے نتیجے میں وہ تمام آبجیکٹیوز جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کرنا مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ جو پھڈا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے پڑا ہے، اس کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ عنقریب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوگی، جس میں اس اہم ترین معاملے پر جو نہ صرف بات ہوگی بلکہ جناب عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے اپنا نام از خود لانچ کرنے کے حوالے سے مختلف جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے اور مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے اس خبر کو بریک کرنے کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی نے اگر جناب اس کے حوالے سے اپنے اعتراضات کو منظر عام پر لانا اور اس کو ایک سنگین خلاف ورزی اس انڈرسٹینڈنگ کی جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئی تھی اس کو اگر جو ہے بات کرنا شروع کی تو پھر میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی جو شاید خود ان کے لیے اس پر جو قابو پانا ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگلے مرحلے میں 27ویں آئینی ترمیم نے بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونا ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اتفاق رائے ہے اس کو ڈیولپ کریں گے۔ لہٰذا اگر 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کرانا ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے اناؤنس کردہ کمیٹی ہی اس جوڈیشل کمیٹی کے اندر، اس جوڈیشل کمیشن کے اندر شامل ہوگی، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 اراکین کی شمولیت یقینی طور پر حکومت کے لیے یا اس پورے سسٹم میں یا تو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کے طور پر تصور کی جائے گی، کیونکہ اس وقت یہ بات بھی مختلف حلقوں میں زیر گردش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو سی وی ہے نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پر اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نرم گوشہ سامنے آ رہا ہے، اور اس موقع پر جب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور خاص طور پر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی فارمیشن ہونی ہے، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو مد نظر رکھنا اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ افراد کو ان بینچز میں شامل کرنا، اور اس کے لیے وہاں پر اپنے ایسے افراد کی موجودگی جن پر اسٹیبلشمنٹ اعتماد کا اظہار کر سکے اور وہ اس پوری کی پوری گیم کو کنٹرول کر سکے اپنی پاور کے نتیجے میں، اپنی ریپرزنٹیشن کے اصول کے نتیجے میں، تو یہ میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اپنے 2 ووٹس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کسی بھی موقع پر حکمران جماعت کو بلیک میل کر سکتی ہے، دباؤ میں لا سکتی ہے، اور اپنے دباؤ کے تحت بالکل ویسے ہی جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی 8 سیٹوں کے بل پر حکمران اتحاد کو تگنی کا ناچ نچایا تھا، اپنے 2 ووٹس کی بیس پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکمران جماعت کو تگنی کا ناچ نچا سکتی ہے، اور اسی حوالے سے یہ جو پھڈا ہے بہت ہی زیادہ حکومت کے لیے کنسرن کا سبب ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب اس کنسرن سے کس طرح نبرد آزما ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرتے ہوئے انہیں 1 سیٹ تک محدود کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بظاہر اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کسی بھی طور پر اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور لگ ایسے رہا ہے کہ آخرکار عرفان صدیقی صاحب کو ہی اپنے نام کی اور اپنے اس ریپرزنٹیشن سے کی قربانی دینا پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت موجود نہیں۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔